बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज का टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला सेक्शन आपको 10 नंबर से आना है। तो यहाँ पर आपको मैं दो चीज़ें बता दूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ साथ आपको जब भी कोई बॉडी के पर्टिकुलर सिस्टम की हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, जीआईटी हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम हो, एंडोक्राइन हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो यहाँ पर एनाटमी फिजियोलॉजी के साथ साथ डिसीज़ कंडीशन को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें आपके 50+ से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ ही साथ आज से आपको एएनएम वालों की इवनिंग में क्लास रहा करेगी। बैक टू बैक 2 क्लासें होंगी। एक होगी आपकी जो सीएचओ एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, और एएनएम वालों की हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगी। स्टार्ट किया जाएगी आपकी क्लास आज रात से ही। मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा सी टाइम की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रह सकती है कि आपकी क्लासेस थोड़ा जो सेकंड क्लास होगी वो लेट रहेगी 10:30 और 10 o'clock के आसपास। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो आज की क्लास हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस को लेके होगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको रखे हुए मिलते हैं, और यहाँ पर वो क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी होते आए हैं। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये रहा। स्टार्टिंग हम सिंपल टू जो हार्ड से करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज। तो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? 5 to 10 पर मिनट, 15 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 10 to 14 ब्रीथ पर मिनट, या फिर 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे बच्चे की उम्र कम रहती है तो रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ी सी हाई होती है। वैसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि हेल्दी पर्सन, यदि आपको डायरेक्ट हेल्दी पर्सन का पूछते हैं तो आपको कहना है कि 16 to 20 तक है जो नॉर्मल में कंसीडर की जाती है। बट इनकेस आपके ऑप्शन में 16 नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे? 5 को, 15, 10 या फिर 20 को? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 15 से 20 तक। कितना? 15 से 20 तक। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स के, और उन एडल्ट्स की जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई रहती है। मतलब करते टाइम, स्लीपिंग टाइम में रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन लेटा हुआ है, अचानक से उठता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो कहलाता है ऑर्थोपनिया। क्या कहलाता है? ऑर्थोपनिया। कल की क्लास में भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से 10 क्वेश्चन पढ़े थे। कल आपकी क्लास की गई थी मैटरनल वाली क्लास, उसमें 10 क्वेश्चन ऐड किए थे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। लेकिन आज की क्लास में टर्मिनोलॉजी के अलावा आपको एमएसएन वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट यदि हेल्दी और एडल्ट पर्सन की कहें तो होती है 16 से 20 तक, बट इन ऑप्शन में आपको 15 से 20। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है आपका आंसर क्या होगा? 15 to 20। आई होप अब ठीक हो। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, इफ द लंग्स लॉस टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो लंग्स की इलास्टिसिटी है यदि वो क्या हो जाए? लॉस हो जाए, किसी भी रीजन से हो सकती है, क्या होगा? ऑप्शन में चेस्ट एक्सपेंड्स एंड बिकम बैरल शेप्ड, लंग कोलैप्सेस, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीजेस, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आपके यदि लंग्स क्या हो जाए? इलास्टिसिटी, क्या है? इलास्टिसिटी रहेगी जभी तो जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, जब रेस्पिरेटरी जो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा तो डिफ्लेट होंगे, इन्फ्लेट होंगे, वो इलास्टिसिटी के कारण। लेकिन यदि इलास्टिसिटी खो जाए, ना रहे लंग्स में, तब क्या होगा? इलास्टिसिटी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके पास एक बलून है, बलून एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। यदि बलून आपका जो इलास्टिक, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है? इन्फ्लेट होता है, फूलता है। सेम एज लंग्स हैं, गैसेस जाएंगी तो क्या होंगे? इन्फ्लेट होंगे। गैसेस बाहर निकलती हैं तो डिफ्लेट हो जाते हैं। वैसे ही लेकिन यदि यहाँ पर जो बलून है वो इलास्टिसिटी वाले ना होके है जो नॉर्मल रहें तो उसमें क्या होगा? हवा नहीं जाएगी। वो कैसे रहेंगे? सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़े हुए रहेंगे, कोलैप्स रहेंगे। तो सेम एज यहाँ पे लंग्स के साथ भी यही होगा कि मान लीजिए लंग्स की इलास्टिसिटी खो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? लंग्स हैं जो कोलैप्स हो जाएंगे। क्या होंगे? लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। यदि लंग्स में इलास्टिसिटी ना रहे तो क्या होगी? लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे।
और जो चेस्ट एक्सपेंड बिकम बैरल शेप्ड, तो बैरल शेप चेस्ट कब देखने को मिलता है? जब सीओपीडी की कंडीशन डेवलप हुई हो। कब? जब सीओपीडी की कंडीशन डेवलप होती है तब। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हार्ट है, हार्ट का कौन सा पार्ट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है जो रिसीव करेगा? तो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर इन 4 चैम्बर में से है जो कौन सा चैम्बर है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो डायरेक्ट आता है? तो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल। इसको कहा जाता है लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। थिन पाउच है, देखिए यहाँ पर ये अपेंडेज जो कि क्या है? थिन पाउच है, लोकेटेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ही रहेगा ये थिन पाउच जिसको कहा जाता है लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब हार्ट क्या करेगा? पंप करता है ब्लड को, उसी टाइम पर ये क्या करेगा? ये हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम कर जाता है। तो ये यहाँ पर क्या? लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। और यदि पूछा जाता है आपको कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले रिसीव करता है, तो वह लेफ्ट ऑरिकल का अपेंडेज पार्ट, जो कि थिन पाउच है। पाउच का मतलब है पैकेट जो फ्लैप होंगे उस तरीके से, जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यदि पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाए तो वो कहलाता है क्या? एसए नोड। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेशियो ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन इज। पल्स और रेस्पिरेटरी रेट का क्या रेशियो? 1/2, 1/4, 3/1 या फिर 4/1? पल्स कितनी होती है एक एडल्ट पर्सन की? 72 to 75 तक। कितना? 72 से या जो 75 तक की रेंज में जा सकती है। पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड टेम्परेचर, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो पल्स है एक नॉर्मल पर्सन की पल्स कितनी होती है? 72 से 75 तक। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 16। तो अब यहाँ पर जो रेशियो आएगा आपका वो क्या होगा? वो होगा आपका कितना होगा? 1/4। कैसा होगा? 1/4। 1/4 का मतलब है आप कि यदि पल्स रेट कितनी है? 72, क्या होगा? नॉर्मल पल्स और रेस्पिरेशन का रेशियो। पल्स का मतलब होगा कि आपका हार्ट एक बार में जो बीट किया वो एक बार काउंट की जाएगी पल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बार गैसेस का एक्सचेंज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पल्स का जो है कितना है? 70 यदि कंसीडर करते हैं आप, 70 कंसीडर करते हैं, और उतने में यदि रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? 16 होगा। तो रेशियो निकालेंगे आप तो 1/4 आएगा। किस तरीके से? देखिए, पल्स का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक जो पल्स है यहाँ पर हार्ट बीट है, एक तरीके से हार्ट बीट ही है यहाँ पर कि 1 मिनट में कितने बार है जो हार्ट बीट होती है, तो किस में कंसीडर की जाएगी? पल्स में। और 1 मिनट में एटलीस्ट हमारा हृदय 70 से 72 बार तक धड़कता है। लेकिन उसी 1 मिनट में रेस्पिरेटरी रेट होती है 16। कितनी? 16। तो रेशियो भी निकलेगा यहाँ पर, वो क्या होगा? 1/4। क्या होगा? 1/4। बेस्ड ऑन काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है, तो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 1/4। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक अस्थमा इज। यदि किसी को लंबे टाइम से अस्थमा की कंडीशन है तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? एटलैक्टेसिस, एम्फाइसेमा, न्यूमोथोरेक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन। क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है? ये सभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। यदि किसी को लंबे टाइम से अस्थमा है तो क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है? अस्थमा का मतलब है कि जो आपका ब्रोंकियल एयर वे पूरा क्या होना? कॉन्स्ट्रिक्ट होना, सिकुड़ जाना, स्वेलिंग रहेगी यहाँ पर। इसके कारण क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म होगा। मेन साइन होता है ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब सिकुड़ना। अब यहाँ पर यदि ये लंबे टाइम तक रहता है तो जब भी आप क्या करते हैं? स्पेशली डायलेटर्स यूज़ करते हैं डायलेट करने के लिए ब्रोंकाई को। तो यहाँ पर लंबे टाइम से यदि अस्थमा है आपको, एम्फाइसीमा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एम्फाइसीमा भी एक लंग डिसीज़ है जिसमें आपकी एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एम्फाइसेमा।
एटेलैक्टेसिस का मतलब लंग्स कोलैप्स। क्या है? लंग्स कोलैप्स। एक लोब कोलैप्स हो सकता है, पूरे लंग्स के लोब कोलैप्स हो सकते हैं, या दोनों लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो एटेलैक्टेसिस का मतलब क्या होगा? लंग्स कोलैप्स। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना है यहाँ पर। और एम्फाइसीमा क्या है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन है यदि किसी को लंबे टाइम से क्या है, अस्थमा की कंडीशन बनी हुई है तो उसको एम्फाइसीमा मतलब जो लंग्स में एल्वियोलाई है, टिनी जो फूली हुई एल्वियोलाई जिसको आप कहेंगे, जब इनमें पानी भर जाता है इन एल्वियोलाई में तो कंसीडर किया जाता है क्या? निमोनिया। क्या किया जाता है? निमोनिया। क्योंकि इनमें फ्लूइड बिल्डअप होगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। सेम एज यहाँ पर एम्फाइसीमा में क्या होगा? जो आपकी एल्वियोलाई है डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, और यदि आपको पूछे अस्थमा का मेन रीज़न क्या होता है तो जेनेटिक्स भी हो सकता है, और जो एलर्जिक अस्थमा है एलर्जिक पोलेंस के थ्रू, डस्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू भी हो सकते हैं। अस्थमा में होगा क्या कि जो आपका ब्रोंकियल जो ट्रैकिया के बाद जो डिवाइडेड होने वाले दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड होती है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है तो वो कहलाती है ब्रोंकाई, दोनों लंग्स में जाएंगी। उन ब्रोंकाई में कुछ इन्फ्लामेशन होना या फिर वहाँ पर स्पाज्म होना जिसके कारण गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वीजिंग साउंड क्लासिकल साउंड है, फिर ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एन इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ लंग्स में हैव अ कलेक्शन ऑफ पस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी डिसीज है लंग्स की जिसमें पस का कलेक्शन होगा तो क्या कहलाएगी? एम्पाइमा, एम्फाइसीमा, प्लूरल इफ्यूजन या फिर ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहलाएगी ये? तो ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। फिर यहाँ पर आपका एम्पाइमा, एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में तो क्या होगी? जो एल्वियोलाई है वो डैमेज होंगी। फिर यहाँ पर एक टर्म है आपका एम्पाइमा। क्या है? एम्पाइमा। और एक है यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है कि फ्लूइड का बिल्डअप होना, लंग्स की जो चेस्ट और लंग्स के बीच की जो लाइनिंग है उन टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड बिल्डअप होना, वो क्या है? प्लूरल इफ्यूजन। अब बचता है यहाँ पर एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन, लंग्स डिसीज है जिसमें क्या होगा? पस का कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगी? एम्पाइमा। नेक्स्ट इज अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ client with acute bronchitis. A nurse administer the medication knowing that the primary action of this is medication too. तो यहाँ पर एक मरीज के लिए अमीनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन जो है क्या है? डायलेटर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अमीनोफाइलिन यदि किसी मरीज को दी जा रही है उसके लिए क्या? ब्रोंकाइटिस है, मतलब ब्रोंकाई में अक्यूट ब्रोंकाइटिस है, मतलब जो ब्रोंकाई है वहाँ पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो अमीनोफाइलिन यहाँ पे दी जा रही है। तो अमीनोफाइलिन का यहाँ पर क्या एक्शन होगा? प्रमोट द एक्सपेक्टोरेशन, सप्रेस द कफ, रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे या फिर प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एक्सपेक्टोरेशन के लिए एक्सपेक्टोरेंट दिए जाएंगे, कफ सप्रेशन के लिए कफ की मेडिसिन दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अमीनोफाइलिन क्या है? ब्रोंकोडायलेटर है। अमीनोफाइलिन हो गई, थियोफाइलिन हो गई, ये सब क्या है? ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो जब ये अमीनोफाइलिन दी जा रही है या तो ये जब सांस लेने में दिक्कत होती है उस टाइम पे दी जाती है, तो यहाँ पर यदि किसी को ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन है तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी थोड़ी थोड़ी। तो स्मूथ मसल्स हैं जो ब्रोंकियल एयरवे की, उनको रिलैक्स करने के लिए मेडिकेशन दी जाएगी। एक चीज़ याद रखें, अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन ये क्या है? ब्रोंकियोडायलेटर हैं। क्या है? ब्रोंकियोडायलेटर हैं। तो यहाँ पर अमीनोफाइलिन दी जा रही है, थियोफाइलिन दी जा रही है, तो एज ए ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करेंगे और जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकियल एयरवे की उसको रिलैक्स करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे क्वेश्चन दो बार आ गया लेकिन इनमें ऑप्शन थोड़े चेंज है तो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है रेस्पिरेशन की। 10 to 12, 12 to 20, 20 to 22 या फिर 16 to 24। तो जब ये जो रेंज बढ़ जाए तो कहलाती है टैकिपनिया, घट जाए तो ब्रैडिपनिया। याद रखें, एपनिया वर्ड जुड़ जाए मतलब ब्रीदिंग से रिलेट करता हुआ, रेस्पिरेशन से रिलेट करता हुआ है। तो यहाँ पर यदि जब यही रेंज
अबव 20 चली जाए तो ये कहलाएगा क्या आपका टैकिपनिया, हाई रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडिपनिया मतलब 16 से कम हो जाए तो ये कहलाएगी ब्रेडिपनिया। लेकिन ये सोते में भी कभी कभी आपको क्या होती है, सांस है जो आप रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे जब आप सोते टाइम पे थोड़ा सा कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जगने के। तो यहाँ पर जो एक रेंज निकलेगी वो होगी 12 से 20 तक ही, कितनी 12 to 20 तक। लेकिन जो एक एक्यूरेट रेंज होती है वो होती है 16 से 20 तक ही। नेक्स्ट वन इज द पोजिशन ऑफ कॉन्शियस क्लाइंट ड्यूरिंग द सक्सनिंग। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कल हमने पढ़ा था मरीज यदि बेहोश है कौन सी पोजीशन में आप उसकी ओरल केयर करेंगे। अब यदि मरीज क्या है कॉन्शियस है तो यहाँ पर सक्सनिंग के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ करेंगे, फॉलोअर्स, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइंग या फिर प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन आप मरीज को देंगे यदि मरीज कॉन्शियस है, बेहोश नहीं है, होश में है, कौन सी पोजीशन के थ्रू आप उसकी सक्सनिंग करेंगे। साइड लाइंग तो आप देंगे यदि मरीज क्या है बेहोश है, अनकॉन्शियस है, ताकि कुछ वॉमिट वगैरह करे तो उस टाइम पे आप एस्पिरेट होने से बचा सके। लेकिन यहाँ पे मरीज क्या है कॉन्शियस है, तब यहाँ पर आप उसको हाई फॉलोअर्स पोजीशन है जो दे सकते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे मरीज को हाई फॉलोअर्स पोजीशन है जो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस पर्सन हुए जो फंक्शनल गैग रिफ्लेक्स है। क्या है, गैग रिफ्लेक्स होने के कारण यहाँ पर मरीज को जब भी आप ओरल सक्सनिंग करते हैं तो नेक को हाइपर एक्सटेंड रखना है नेजल सक्सनिंग के टाइम पर। यदि मरीज बेहोश है तो लेटरल पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन है जो आप दे सकते हैं। लेकिन मरीज यदि होश में है तो उसके जो गैग रिफ्लेक्स क्या है काम कर रहे हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन आता है, यदि मरीज किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल केस है या कुछ, सबसे पहले आप उसमें क्या चेक करेंगे, गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। लेकिन मरीज होश में है तो गैग रिफ्लेक्स होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप मरीज को फॉलोअर्स पोजीशन देके है जो सक्सनिंग कर सकते हैं। अब यदि रेस्पिरेटरी रेट की बात करें हम तो किसमें कितनी होती है, तो यदि न्यूबॉर्न की बात करें तो ज़्यादा होती है 35 से 40 तक, इन्फेंसी में थोड़ा सा क्या होगी 30 से 50 तक जाएगी। फिर एज बढ़ेगी तो ये घटेगी मतलब 25 से 32 होगी। बच्चों में 20 से 30 रहती है, एडोलसेंट में 16 से 20 और एडल्ट में 12 से 20 की रेंज तक रहती है। लेकिन यदि जो भी लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब उनकी रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल्स के। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ओवर डिस्टेंटेड एंड नॉन फंक्शनल एल्वुलाई इज अ कंडीशन कॉल्ड। तो प्रेजेंस ऑफ ओवर डिस्टेंटेड है और नॉन फंक्शनिंग में मतलब काम नहीं कर रही है एल्वुलाई, तो ये क्या है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, एम्पाइमा या फिर एटेलेक्टेसिस। चारों टर्मिनोलॉजी में से क्या होगा कि जब एल्वुलाई नॉन फंक्शनिंग हो जाए मतलब काम ना करें, ओवर डिस्टेंशन में मतलब फूली हुई दिख रही हैं, तो ये क्या है, ब्रोंकाइटिस में तो जो दो ब्रोंकाई उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा। ब्रोंकियोलाइटिस में मतलब ब्रोंक्यूल से उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा। एम्पाइमा का मतलब है पस कलेक्शन होना लंग्स में। एटेलेक्टेसिस का मतलब होगा लंग्स का कोलैप्स होना। एम्पाइमा हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है, क्या है, पस कलेक्शन इन द लंग्स। लेकिन एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है, कोलैप्स होना, लंग्स का क्या होना, कोलैप्स होना। इसका मतलब होगा एल्वियोलाई का डैमेज, क्या है, एल्वियोलाई का डैमेज होना। यहाँ पर ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपकी जो एल्वुलाई है नॉन फंक्शनिंग है और ओवर डिस्टेंटेड है तो ये होगा यहाँ पर ब्रोंकाइटिस में तो ओनली ब्रोंकाई ही अफेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर एम्फाइसेमा में एल्वुलाई डैमेज होंगी, जब डैमेज होंगी तभी तो नॉन फंक्शनिंग में होंगी, तो ये कहलाएगा क्या, एम्फाइसेमा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीटसिव एजेंट। तो एंटीटसिव एजेंट कौन से हैं, आइसोनियाजेट, एसिटाइल सिस्टीन, कोडीन या फिर पोटेशियम आयोडाइड। इनमें से आपको बताना है कि एंटीटसिव एजेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको एंटीटसिव एजेंट्स कौन से हैं, तो एंटीटसिव एजेंट यहाँ पर कोडीन, क्या है, जो मेडिकेशन स्पेशली कफ को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं वो कहलाते हैं क्या, एंटीटसिव मेडिकेशन। और यहाँ पर इनमें से कौन सी है, तो है कोडिन।
नेक्स्ट वन, कोडिन जो एंटी टर्सिव एजेंट है किसको ट्रीट करने में यूज होते हैं? कफ के लिए। किसके लिए? कफ के लिए। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज रिसीविंग आइसोथेरानिन हाइड्रोक्लोराइड बाय नेबुलाइजर। नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट फॉर विच साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो यहाँ मरीज को क्या दिया जा रहा है? आइसोएथरीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? आइसोएथरीन हाइड्रोक्लोराइड है जो दी जा रही है मरीज को। अब यहाँ पर आइसोएथरीन हाइड्रोक्लोराइड है जो मेडिकेशन है यहाँ पर ब्रोंकोसोल के नाम से अवेलेबल है। तो यहाँ पर नेबुलाइजर के थ्रू आप दे रहे हैं। किसके थ्रू? नेबुलाइजर के थ्रू देते हैं आप। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया या फिर टैकीकार्डिया। क्या होगा? तो यहाँ पर आइसोथ्रीन जनरली जिसको कफ हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, स्पेशली हम ये कहेंगे कि जो एयरवे है इसको डायलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। आइसोथेरिन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या की जा रही है? इसको डायलेट करने के लिए यूज़ की जा रही है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जब यदि कहा जाता है नेबुलाइजर दे दो तो बच्चे की जो कहते हैं नली खुल जाती है। नली खुलने का मतलब वही है कि सर्दी खांसी यदि बच्चे को ज़्यादा होती है या फिर सांस लेने में दिक्कत कब होगी? जब जो आपकी सांस लेने की नली है बाहर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में दिक्कत होगी। तो यदि आप यूज़ करते हैं तो ये वीजिंग को प्रिवेंट करेगी, आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी क्लियर करेगी, कफ को भी रिलीव करेगी और चेस्ट टाइटनेस है उसको भी रिलीव करने में हेल्प करेगी क्योंकि डायलेट करेगी तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे क्या होगा? वो होगा टैकीकार्डिया। क्या होगा? टैकीकार्डिया है जो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। यदि आप बच्चों को ही देख लो, यदि आपने बच्चे को क्या दिया? नेबुलाइज किया या बड़ों को नेबुलाइज किया, तो आफ्टर द नेबुलाइजेशन तुरंत आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट तक बच्चा बिल्कुल सुस्त रहेगा। वो सुस्ती उसके अंदर क्यों है? क्योंकि टैकीकार्डिया, हार्ट रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होगी? बढ़ जाएगी। जस्ट बिकॉज यहाँ पे है जो इसका साइड इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा किसको? आइसोथेरारिन को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? 20 पर मिनट, 22 पर मिनट, 35 पर मिनट या फिर 16 पर मिनट। 16 to 20 नॉर्मल एडल्ट में कंसीडर की जाती है, लेकिन न्यूबॉर्न में कितनी मानी जाएगी? न्यूबॉर्न की होती है कितना? 35 से 40 तक। कितनी होगी? 35 to 40 तक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 35 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट वन, द कार्टिलेज दैट completely encircles the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly is called। तो कार्टिलेज है जो लैरिंग्स है उसके चारों तरफ, इन सर्कल्स में चारों तरफ है। नैरो है जो क्या रहेगा? एंटीरियर पार्ट नैरो रहेगा और जो पीछे वाला हिस्सा है क्या है? ब्रॉड रहेगा। तो वो कौन से कार्टिलेज हैं? थायरॉइड, सेरेकॉइड, एंथ्रेनोइड या फिर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तो एक कवरिंग का काम करती है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपकी सांस की नली में नहीं जा पाए, इसलिए वहाँ पे एपिग्लॉटिस एज अ कैप का काम कर जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज की बात की जा रही है कि एज अ सर्कल की तरह आगे लैरिंग्स में क्या रहेंगे? नैरो रहेंगे, लेकिन पीछे की तरफ ब्रॉड रहेंगे। तो ये आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज। देखिए आप लोग कौन से कार्टिलेज हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्लियर? अडाम्स एप्पल कहलाता है लैरेंजियल प्रोमिनेंस, मतलब लैरिंग्स आगे की तरफ जो उठी हुई सी दिखती है, स्पेशली बॉयज में देखने को मिलती है। तो ये कहलाता है आपका क्या? अडाम्स एप्पल। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड सेल्स। तो यदि गैसेस का एक्सचेंज कैपिलरी ब्लड में और लोकल ब्लड सेल्स में हो रहा है तो ये क्या है? एनारोबिक इंस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा ये? यहाँ पर आपका सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सा रेस्पिरेशन है कहलाएगा? एनारोबिक, इंटरनल, सेलुलर या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा?
तो यहाँ पर ये है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, सेल्स के अंदर। क्या है, सेल्स के अंदर एक गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, सॉरी, इंटरनल रेस्पिरेशन। जब जो रेस्पिरेशन है बाहर, मतलब आप सांस लेते हैं, डायरेक्ट लंग्स में जाती है और CO2 छोड़ते हैं, तो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप लेने के बाद आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, सेल्स टिश्यूज में जो एक्सचेंज हो रहा है, वो कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसमें से आपको डिफरेंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस आ सकते हैं, तो मेनली आपको, यदि आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने यदि अच्छे से नहीं पढ़ी है तो गैसेस के एक्सचेंज में आपको सेल्यूलर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम में आपको इंटरनल एक्सटर्नल में से ये आ सकता है कि पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर हमेशा इंटरनल रेस्पिरेशन में बढ़ा हुआ होता है, एक्सटर्नल में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस कॉज द पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस के लिए ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा या बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को 100 दिन की खांसी, वूफिंग कफ के नाम से जाना जाता है। ये जनरली जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम होती है उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार रहेगा, बच्चे को इन्फेक्शन ही है क्योंकि ये। और यहाँ पर इसका जो एजेंट है वो क्या है, वो कहलाता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस की आपको वैक्सीनेशन भी दी जाती है, जो DPT कंटेनिंग वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। तो पर्ट्यूसिस वाली जो वैक्सीन उन बच्चों को नहीं दी जाती है जिनको क्या हो, जिनको कन्वर्जेंस प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियस एपिलेप्टिक फिट्स आते रहे हो, उनके लिए वैक्सीन है जो नहीं दी जाती। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस क्या है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है। कॉज्ड डिसीज क्या है पर्ट्यूसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। 100 दिन की खांसी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल वॉल्स, कंटेन्स C-shaped rings of cartilage that keeps it open at all times। तो यहाँ पर कौन सी स्मूथ मसल्स की वॉल है जो कि C-shape रहेगी, हमेशा खुली हुई रहती है, ऑल ओवर टाइम? लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फेरिंग्स है कि ब्रोंकाई है? क्या है यहाँ पर? C-shaped रिंग्स से मिलके बनी हुई है, मस्कुलर वॉल है, स्मूथ मस्कुलर वॉल हमेशा ओपन रहती है। क्या है? लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फेरिंग्स है कि ब्रोंकाई है? तो ये कहलाएगा ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया है। C-shaped जो कार्टिलेज से मिलके बनी हुई होती है, यहाँ पर रिंग्स होती हैं, वो है यहाँ पर मस्कुलर वॉल है, वो हमेशा खुली हुई रहती है, कभी भी ट्रैकिया बंद नहीं होती। बंद होगी तो सांस कैसे आपकी जाएगी अंदर? नेक्स्ट वन इज, व्हेन एन एम्बोलस लोज इन द पल्मोनरी आर्टरी causing hemorrhage and necrosis of lungs tissue, what is called? जब एम्बुलस है जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी में आ जाए, जिसके कारण हेमरेज हो, नेक्रोसिस हो सकता है लंग्स टिश्यू को, तो ये क्या है? पल्मोनरी इन्फ्राक्शन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा या फिर नन ऑफ द अबव। एम्बुलस क्या है? कोई भी एम्बुलाई है फ्लो होकर पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है, जिसके कारण हेमरेज हो सकता है, नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। तो नेक्रोसिस है मतलब क्या है? इन्फाक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी इन्फाक्शन। क्या होगा? पल्मोनरी इन्फाक्शन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में एम्बुलस आया है। कहाँ पर? आर्टरी में आया है, इसलिए क्या कहलाएगा? पल्मोनरी इन्फाक्शन। और नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो रही है साथ में। नेक्स्ट वन इज, रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस टू एलिविएट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस। तो यदि प्लूरल स्पेस में लंग्स की जो कवरिंग लेयर क्या कहलाती है? प्लूरा कहलाती है। तो प्लूरा में यदि प्लूरल स्पेस में फ्लूइड बिल्डअप हो जाए, एयर भर जाए, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी से, चेस्ट फिजियोथेरेपी से, थोरासिंथेसिस से कि सक्सनिंग से? फ्लूइड यदि आपकी प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है तब किया जाता है क्या? थोरासिंथेसिस।
क्या किया जाएगा, थोड़ा सिंथेसिस करके उस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में लाया जाएगा और पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, द ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्लूइड का बिल्डअप हो रहा है, लेकिन अब यदि यही फ्लूइड क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए प्लूरल स्पेस में, तो ये क्या कहलाएगा, इकट्ठा हो जाए यदि, प्लूरल इफ्यूजन, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स या फिर पायोथोरेक्स। तो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होता है तो ये कहलाएगा प्लूरल इफ्यूजन। क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन। हाइड्रोथोरेक्स का मतलब है कि वाटर का एक तरीके से भरना, हीमोथोरेक्स का मतलब है ब्लड। तो यहाँ पर लेकिन फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना कहलाएगा आपका क्या, प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन, Mountax test that involves an intradermal injection that derived from tubercle bacillus extract। माउंटैक्स टेस्ट में इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाने वाला मटेरियल क्या है, बीसीजी है, डॉट्स है, डीपीटी है कि पीपीडी है, क्या है। माउंटैक्स टेस्ट में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो प्रोटीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पीपीडी। क्या है ये, पीपीडी। नेक्स्ट वन इज, माउंटैक्स टेस्ट में जो इंड्यूरेशन चेक किया जाता है वो होता है 10 mm का, क्या है, मोर देन 10 mm का जो इंड्यूरेशन है, मतलब जो सर्किल लगाया जाता है मेडिकेशन इंजेक्ट करके इंट्राडर्मली, तो क्या है, इंड्यूरेशन 10 mm। कितने घंटे के बाद सही रिपोर्ट आती है, तो वो आती है 72 आवर के बाद। किसके लिए करते हैं, टीबी को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट इज, instability of chest usually occurs when 3 or more adjacent ribs are fractured or detached from the sternum। तो जो आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम से यदि आपकी 2 या 3 रिब्स हैं, या तो फ्रैक्चर होके क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, या फिर कुछ और रीजन से स्टर्नम से डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, तो क्या कहलाएंगी, फ्लेयल चेस्ट, हिमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स या फिर सीओपीडी। तो क्या कहलाएंगे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा कि हीमोथोरेक्स होगा कि फ्लेयल चेस्ट होगा। ये कहलाएंगी तैरती हुई जो रिब्स हैं वो, ये कहलाएंगे क्या, फ्लेयल चेस्ट। और ये जनरली जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है चेस्ट का फ्रैक्चर होना। तो जब एक्सरे किया जाता है तब क्या होंगी, रिब्स है जो फ्लोट होती हुई दिखेंगी, तो ये क्या कहलाता है, फ्लेयल चेस्ट। नेक्स्ट वन, inflammation of bronchial walls with hypertrophy of mucus goblet cells characterized by chronic cough। तो यहाँ पर ब्रोंकियल वॉल्स में हाइपरट्रॉफी हो गई है म्यूकस ग्लोबुलेट सेल्स के कारण, बहुत ज़्यादा कफ भी है। तो ये क्या है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है कि प्लूरल इफ्यूजन है। यदि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाता है तब ये सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अस्थमा एक अलग प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी नहीं होगा, स्पाज्म होगा, ये कहलाएगा आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या है, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। कहा क्या है कि ब्रोंकियल वॉल्स में इन्फ्लामेशन है, साथ ही साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लोबुलेट सेल्स में देखने को मिल रही है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंबे टाइम से किसी को ब्रोंकाइटिस है वो। रिमूवल ऑफ वन सेगमेंट लीजन इज लिमिटेड टू वन सेगमेंट में ऑल्सो भी डन फॉर बायोप्सी। तो यहाँ पर एक सेगमेंट है या फिर कुछ लीजन्स है यदि, तो उनको क्या किया जाना, रिमूव किया जा रहा है। तो ये क्या है, लोबेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी, लंग्स इम्प्लांटेशन या फिर रेडिएशन थेरेपी। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ अ सेगमेंट, कुछ सेगमेंट रिमूव करना है, वन सेगमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, बायोप्सी के लिए भी हो सकता है, टिश्यू कलेक्ट करने हो, तो ये क्या कहलाएगा, लोबेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी, लंग्स इम्प्लांटेशन या रेडिएशन थेरेपी। तो ये कहलाएगा आपका क्या, यदि पूरे एंटायर लंग्स को रिमूव करने की बात होती तो आप कहते न्यूमेनेक्टोमी। क्या कहते हैं, न्यूमेनेक्टोमी। लेकिन यहाँ पर ओनली एक सेक्शन या फिर एक सेगमेंट की बात की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, लोबेक्टोमी। क्या है, कहलाएगा लोबेक्टोमी, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सेगमेंट की बात की जा रही है। पूरे एंटायर लंग्स को रिमूव करने की बात कहते हैं आप, तब कहते क्या, न्यूमेनेक्टोमी। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सार्स इज। तो यहाँ पर सार्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है,
रूबेला, कोरोना, न्यूमोकोकल एपरेच, इन्फ्लुएंजा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या है? कोरोना वायरस। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रीज़न है वो क्या है यहाँ पर? वो यहाँ पर कोरोना। नेक्स्ट वन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एब्स्टोसिस इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग। यदि जो लोग लंबे टाइम से एब्स्टोस डस्ट में हैं तो उनको क्या होने के चांसेस रहेंगे? मीजोथेलियोमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स कैंसर या फिर निमोनिया। जो भी लोग एब्स्टोसिस डस्ट में हैं तो उनको होने के क्या चांसेस होंगे? एक तो होता है एब्स्टोसिस, क्या है? एब्स्टोसिस। और दूसरा होता है आपका मीजोथेलियोमा, जो कि एक तरीके का ट्यूमर है, लंग, स्टमक, हार्ट और अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब जो भी लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ एब्स्टोस है तो क्या करेगा? मीजोथेलियोमा कॉज कर सकता है। एक तरीके का ट्यूमर है जो कि लंग्स, हार्ट और स्टमक को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन, वेयर द ईसोनोफिल्स कैन बी फाउंड इन अ पेशेंट। तो एक मरीज में ईसोनोफिल्स कहाँ पाई जाती हैं? लंग्स टिश्यू में, ब्लड में, स्पुटम में, कि ऑल ऑफ दी अबव में? तो जब भी आपको छींकें वगैरह ज़्यादा आती हैं तब लंग्स के थ्रू ही आपका जो कफ आएगा उसमें रहेगा, स्पुटम टेस्ट करेंगे उसमें मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, कुछ एलर्जी है तो आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म। यदि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या है? एक अलग तरीके से क्या हो जाए? फॉर्म हो जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मीथोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होती हैं रिवर्सिबल मैनर में, क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बात करते तो बनता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है रिवर्सिबल बाइंडिंग क्या कहलाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक मॉलिक्यूल है जो 1Hb, जो एक हीमोग्लोबिन है कितने मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन के? तो 4। याद रखें, यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकता है, हमने 12th में पढ़ा है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। अब जिन लोगों को एनीमिया की कंडीशन होती है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपकी कैसे जाएगी? जब जो हीमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रहा है वो कम होगा तो इसीलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का रिएक्शन पूछा है रिवर्सिबल मैनर में, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी पाथवे इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इसको क्या टर्म यूज़ किया जाता है? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक या फिर नन ऑफ द अबव? क्या टर्म यूज़ किया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए? तो टर्म यूज़ होगा वो कहलाता है एम्फीबॉलिक, क्योंकि कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक दोनों हैं जो मिक्सड होके बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे, और इस पाथवे का दूसरा नाम क्या है? एम्फीबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज द एयरवे टू बिकम नैरो, इन्फ्लाम्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड इज। कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसमें आपका जो एयरवे है कैसा होगा? नैरो होगा, मतलब सिकुड़ा हुआ, इन्फ्लेम्ड रहेगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड। एम्फाइमा, अस्थमा, सीओपीडी या फिर ब्रोंकाइटिस। तो किस में नैरो होगा, इन्फ्लामेशन भी होगा और कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी किसमें? अस्थमा में। किसमें देखने को मिलेंगी? अस्थमा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टिनी बलून लाइक सेक्स इज कॉल्ड। तो टिनी बलून जैसे सेक्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ब्रोंकियोल, एल्ब्यूलाई, फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स? क्या कहलाएंगे? टिनी बलून लाइक सेक्स हैं। सेक की बात की जा रही है, मतलब कुछ यहाँ पर गुच्छों में भी हैं, बलून के जैसे हैं। ब्रोंकियोल हैं, एल्ब्यूलाई हैं, फेरिंग्स हैं कि लैरिंग्स हैं? तो ये कहलाएंगी एल्ब्यूलाई। क्या कहलाएंगी? एल्ब्यूलाई, जो कि एक बलून के जैसे रहेंगी। यदि इन्हीं में जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है गैसेस की जगह पर तो ये क्या बन जाता है? निमोनिया की कंडीशन। नेक्स्ट वन इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स ड्यू टू इन्फेक्शन इज। कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज है, कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसमें ब्रोंकाई ब्रोंकियल ट्यूब है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन देखने को भी मिलेगा? एम्फाइमा, अस्थमा, सीओपीडी या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर एम्फाइमा, अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कौन सी होगी जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स दोनों इन्फेक्शन के कारण कैसे रहेंगे, इन्फ्लेट रहेंगे, इन्फ्लामेशन होगा, वो कहलाएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या होगा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट वन इज एज ए स्टाफ नर्स यू आर केयरिंग अ पेशेंट विथ सोरियासिस। सोरियासिस के मरीज की आप केयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको सैलिसिलिक एसिड इज प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट विच फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी फ्रॉम दिस मेडिकेशन। तो यहाँ पर सोरियासिस का मरीज है, सैलिसिलिक एसिड आपने प्रिस्क्राइब किया है, क्या इंडिकेशन बताएंगे कि मरीज को सैलिसिलिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो गई है? रेस्पिरेशन डिक्रीज, टिनिटस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब है यहाँ पर एस्प्रिन। क्या है? सैलिसिलिक एसिड का मतलब है यहाँ पर एस्प्रिन। यदि एस्प्रिन देते हैं आप, क्या है? एस्प्रिन देंगे आप, तो एस्प्रिन के लिए यहाँ पर जो सैलिसिलिक एसिड यदि दे रहे हैं आप किसी मरीज को सोरियासिस के केस में, तो यहाँ पर आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा वो होगा टिनिटस, कानों में घंटियाँ जैसी बजेंगी। क्या होंगी? घंटी जैसी बजना सुनाई देंगी। अब इसका यदि एंटीडोट पूछा जाता है सैलिसिलिक एसिड का, तो क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में आ चुका है एस्प्रिन का एंटीडोट। तो इसका जो एक क्लासिकल साइन होता है वो होता है टिनिटस, कानों में घंटियों जैसे साइन आपको लगेगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, डायफोरेसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, और ये क्या है? सभी अर्लीस्ट साइन है सैलिसिलिक टॉक्सिसिटी के। फिर अदर साइन में आपको टैकीकार्डिया होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, और कभी कभी केसेस में है जो स्टूपर डेथ भी हो सकती है यदि टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तब। एंटीडोट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट पूछे कि एस्प्रिन टॉक्सिसिटी का जो साइन है, क्या है? एस्प्रिन टॉक्सिसिटी का जो साइन है, फर्स्ट साइन वो क्या है? रिंगिंग साउंड इन द ईयर। क्या है? रिंगिंग साउंड इन द ईयर, इट्स कॉल्ड द टिनिटस। क्या कहलाएगा? टिनिटस। नेक्स्ट वन इज फ्लैवोस्टैटिक एक्सिस इज द पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ। फ्लैवोस्टैटिक एक्सिस कहाँ का पॉइंट है? मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन ड्रॉन थ्रू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन इन सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन इन सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस। कहाँ का यहाँ पर इंटरसेक्शन है फ्लैवोस्टैटिक एक्सिस? तो मिड एक्सिलरी लाइन और लाइन है जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के यहाँ पे बनेगी, बीच में कहलाता है क्या? फ्लैवोस्टैटिक। क्या है? फ्लैवोस्टैटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फ्लैवोस्टैटिक कौन सा पार्ट है यहाँ पर? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, जो मिड एक्सिलरी लाइन से आप जो अंडर आर्म्स के यहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन से लेके लाइन ड्रॉ करते हैं, तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक का जो एरिया है वो कहलाता है फ्लैवोस्टैटिक एक्सिस। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू द एक्सॉन थ्रू अ केमिकल सिनेप्स। कौन से रिसेप्टर हैं जो एपिडर्मिस में होंगे, जो आप कुछ भी टच वगैरह सेंसेशन होता है तो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। लैंगरहैंस, मर्कल्स, वुजर या फिर वर्गर सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी ये जो स्टिमुलाई को ट्रांसफर करेंगे एपिडर्मिस सेल से? तो होंगी आपकी मर्केल सेल्स, जिनको मर्केल रेनवियर सेल्स भी कहा जाता है। टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि आपको जब भी आप कुछ भी टच करेंगे, कुछ छुएंगे, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा कि आपको गर्म लगा, ठंडा लगा, कैसा लगा। तो ये क्या है? ये मर्केल सेल्स। क्या है? ये मर्केल सेल्स। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। क्वेश्चन में है आपको एक्टिविटीज टू मोबिलाइज रेस्पिरेटरी सीक्रेशन
दैट में लीड टू एटेलैक्टेसिस एंड और निमोनिया इज। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्टिविटीज़ हैं जो रेस्पिरेटरी सीक्रेशन को मोबिलाइज करने का काम करेंगी, जो बाद में एटेलैक्टेसिस या निमोनिया का कारण भी बन सकती हैं। क्या है? हेमलिच मैन्यूवर है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, एंटीहिस्टामिन्स या फिर एंटी ट्यूबरकुलर्स हैं। क्या है? तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग MPCHO के पेपर्स लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि 2019 में 2 बार पेपर हुआ था। एक बार पेपर हुआ था अक्टूबर में और एक बार हुआ था जून में। तो वो पेपर आपके 4 पेपर आपके वो रहेंगे। फिर आपका 2021 में पेपर हुआ, 20 में हुआ, 22 में हुआ। तो सभी पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल ऐप पे जाके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।